दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एस्पायर बैच सेकंड। जी हाँ, 16 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है और ये क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बैच होने वाली है, जिसमें एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और साथ में करीब करीब 1 से 2 महीने का रिवीजन सेशन इसमें लिया जाएगा ताकि बच्चों की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। मंडे से सैटरडे तक ये पूरे सेशन लिए जाएंगे। कुल मिला के 24 मंथ्स तक चलने वाली ये बैच है और 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से जेनिथ बैच सेकंड जो है ये भी 16 जून से स्टार्ट हो रही है और ये बैच जो है पूरी 1 ईयर के लिए है, जो कि हमारे एनटीएसी फाउंडेशन सिलेबस पर पूरा का पूरा कवर होगा क्लास, और साथ में 11th का बेसिक भी पढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर अनअकैडमी के फीचर्स की बात करें तो आप कहीं से भी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, बेस्ट टीचर से सीख सकते हैं। आपके लिए मल्टीपल लाइव क्लासेस होती है, आप किसी भी क्लास को कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। आपके लिए कोई इसमें बंधन नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स आपके लिए होती है जिससे कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 12, केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्ड 11th का। ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आप लोगों को ग्राफ समझाया था कि कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे आता है, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कैसे आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको ये भी समझाया था कि हम लोग कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, कौन से एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में लॉज ऑफ मास एक्शन भी देखा था और आप सबको ये भी बात बहुत बढ़िया तरीके से याद है कि जो भी आपका लॉज ऑफ मास एक्शन होता है वो ये कहता है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर। ठीक है, जितने भी आपका मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। चलिए गाइस, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो आपका डेरिवेशन था वो ले लिया था और एक लास्ट में कुछ फॉर्मूला प्रूफ किया था। अगर आपने लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन लिखा के दिया था उससे एक चीज़ डिराइव हुई थी और ये चीज़ ये थी कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फाइनली हम लोगों ने लंबे से डेरिवेशन देखने के बाद एक फाइनल प्रूफ लास्ट में आया था और वो फाइनल प्रूफ ये था कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, हम लोगों ने ये देखा था, सपोज मैं कोई भी रिएक्शन दे रही हूँ, लेट अस से ये है मेरे रिएक्टेंट जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, जो भी चीज़ मेरे एरो के राइट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से देखा था और मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, जिसको हम लोग के इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग केसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी का मतलब फाइनल प्रूफ हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ही केसी, उसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इतना पार्ट डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं भाई। अब मैं आपको दो चीज़ें दे रही हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल रिएक्शन के लिए जिसमें गैसेस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, लेट अस से मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ और वो रिएक्शन आपकी कुछ इस तरीके से है। वो रिएक्शन आपकी है, लेट अस से A प्लस B गिव्स C प्लस D। ये आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ। नॉर्मल सी रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स C प्लस D। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सपोज मैं एक और रिएक्शन कंसिडर करती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से एक और लिया है, A प्लस B गिव्स C प्लस D। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये डबल डबल क्या एक ही रिएक्शन को लिख रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? भाई डबल डबल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया होने वाला है, इसीलिए तो मैंने एक ही रिएक्शन को दो बार लिखा ना। चलिए समझते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने x लगाया, y x y, लेटस से यहाँ पे मैं ले लेती हूँ w और यहाँ पे मैंने लिया है z। यहाँ पे भी वैसे ही कर लेते हैं, x y w z। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में आपका ये पार्ट लिख दिया है। ठीक है भाई, चलिए इतना पार्ट तो हो गया।
अब फिर भी तो रिएक्शन सेम है, लेकिन सुनो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये है आपका गैस, ये भी है आपका एक गैस, ये भी है आपका गैस, और ये सारे के सारे आपकी गैसेस है। मतलब यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन कंसिडर किए। पहली रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, सेकेंड रिएक्शन में बिल्कुल सेम है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है भाई, हर किसी के सामने मैंने उनकी स्टोइकियोमेट्री लिखी है X Y W Z, नीचे भी बिल्कुल वैसा ही है। फ़र्क दोनों रिएक्शन में ये है, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये गैसेस में है, और ऊपर में वो लिक्विड में भी हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो आपको इसके पहले जस्ट दो चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आपके सॉलिड होते हैं उसको हम लोग हमेशा S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो भी आपके लिक्विड होते हैं, लिक्विड, उसको हम लोग हमेशा L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के नीचे में S दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो सॉलिड है, अगर किसी भी एलिमेंट के नीचे में L दिख जाए तो आप समझ जाना वो लिक्विड है। ठीक है, तो कभी आपको कोई नहीं बताएगा कि बेटा ये सॉलिड है, बेटा ये लिक्विड है, वो आपको पहचानना है। अगर आपको नीचे S दिखता है तो आप समझ जाओ वो सॉलिड है, अगर आपको नीचे में L दिखता है तो आप समझ जाओ वो लिक्विड है। आपने यहाँ पे ये जाना कि सॉलिड और लिक्विड के लिए आप लोग हमेशा कंसंट्रेशन वाला टर्म यूज़ करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड आती है तो जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हो या रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हो तो आपको हमेशा कंसंट्रेशन के टर्म्स में लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपको आ जाए गैस, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैम ये तो समझ गया कि सॉलिड और लिक्विड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर नीचे में S लिखा है तो हम पहचान लेंगे सॉलिड है, अगर नीचे में L लिखा है तो हम पहचान लेंगे लिक्विड है, बट गैसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अरे भाई, अगर नीचे में G लिखा हो ना तो सारे के सारे समझ जाओ वो गैसेस है, समझ गए ना। अब गैस को थोड़ी कभी कंसंट्रेशन होता है, आप कभी कभी ऐसा बोलते हो क्या ये गैस इतनी कंसंट्रेटेड है, ये गैस इतनी कंसंट्रेटेड है। गैस को क्या होता है भाई, गैस को क्या होता है, सभी लोग मुझे बता दो, गैस को क्या होता है। गैस को प्रेशर होता है ना। तो गैस को हम लोग प्रेशर से रिप्रेजेंट करेंगे। गैस को हम लोग हमेशा कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर से। तो जिसको ये पार्ट समझ गया उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट जिनको ये बेसिक पार्ट नहीं पता उनका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो सॉलिड आ जाए या लिक्विड आ जाए तो आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, मतलब कंसंट्रेशन यूज़ करना है। अगर गैस आता है तो वो प्रेशर है तो आप वहाँ पे P यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और मुझे यहाँ भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो भाई Kc से। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब आपका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वही चीज़ मैं लिख देती हूँ, इसी का मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। नीचे में भी मैं वही चीज़ लिख देती हूँ, इसी का मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आप ले रहे हो, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, बट ऊपर में तो हमेशा प्रोडक्ट ही आता है, नीचे में हमेशा रिएक्टेंट ही आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन ऊपर में प्रोडक्ट नीचे में रिएक्टेंट आएगा। एक और बात, जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये मैंने लास्ट वाले क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से समझा के दिया था। जो भी चीज़ एरो के राइट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे और जो भी चीज़ एरो के राइट हैंड साइड में आएंगी उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है भाई, तो अपना इतना काम तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का पार्ट यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको रिएक्शन में लेटेस्ट से कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे चलो लिक्विड दिया है आपको, ऐसा हम लोग मान के चले थे, यहाँ पे आपको लिक्विड दिया है, सॉलिड दिया है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे हर किसी के नीचे L या S दे रखा है, मतलब ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जितने भी सब्सटेंसेस यहाँ पे यूज़ किए वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में।
अगर ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है तो सॉलिड और लिक्विड के लिए आप हमेशा कौन सा टर्म यूज़ करते हो, कंसंट्रेशन का, इसलिए हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज़ करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट की, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन से, जो सब्सटेंसेस जो राइट हैंड साइड में आते हैं वो आपके प्रोडक्ट है, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट है। चलिए लिखेंगे CD। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन के राइट हैंड साइड में आ रहे, मतलब ये आपके प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ रिएक्टेंट की, तो इसी रिएक्शन के अंदर में रिएक्टेंट कौन से ऐसे सब्सटेंसेस जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका A भी रिएक्टेंट हुआ, यहाँ पे आपका B भी रिएक्टेंट हुआ, समझ गए ना। प्रोडक्ट में CD था तो मैंने CD लिखा, रिएक्टेंट में A भी था तो A भी लिखा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले क्लास में बताया था भाई, स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। समझे या नहीं समझे? तो C के सामने कौन सा वर्ड आया, W आया। C के सामने कौन सा नंबर आया, W नंबर आया, तो C की पावर में भी कौन जाएगा, W जाएगा। D के सामने कौन सा नंबर आया, Z। D की स्टोइकियोमेट्री क्या है, Z, तो D के पावर में भी क्या जाएगा, Z। आगे बढ़ते हैं भाई, नीचे आ जाओ। A के सामने कौन सा नंबर आया, X। A की स्टोइकियोमेट्री क्या है, X, तो A के पावर में भी क्या आएगा, X, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। B के सामने कौन सा नंबर आया, Y। B की स्टोइकियोमेट्री क्या है, Y, तो B के पावर में भी क्या आएगा, Y। समझ गए ना सारे के सारे? कितना आसान था, कितना आसान था भाई ये। चलिए नीचे वाले रिएक्शन के लिए करते हैं अब। ऊपर वाले का तो काम हो गया, अब बारी है नीचे वाले रिएक्शन की। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं फटाफट से। सभी के सबसे पहले रिएक्शन में लिखने से पहले कभी भी अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए तो ऐसा नहीं पगले जैसे लिखने के लिए बैठ गए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले आप देखो ज़रा वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ऐसा नहीं कि आप साइंटिस्ट हो तो अपने मन से कुछ भी करेंगे, ऐसा मत करना रे बाबा। तो पगले जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन हाँ मुझे आता है तो पगले जैसे कुछ भी लिख देंगे, ऐसा गलती मत करना। आप वहाँ देखो आके खोल के, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्योंकि अगर गैस है तो वहाँ प्रेशर आएगा, कंसंट्रेशन नहीं आएगा। बताया था ना, गैसेस को हमेशा क्या होता है, प्रेशर होता है भाई, प्रेशर। इसीलिए चलो अब लिखेंगे, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई सारे के सारे। प्रोडक्ट क्या है, ऊपर में हमेशा प्रोडक्ट, नीचे में हमेशा रिएक्टेंट, समझ गए ना। प्रोडक्ट क्या क्या है, CD। क्यों? क्योंकि COD एरो के राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, इसलिए COD प्रोडक्ट है। तो मैं लिखूंगी प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D, क्योंकि COD आपके प्रोडक्ट है, क्योंकि COD एरो के राइट हैंड साइड में आ रहे हैं और ऊपर हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, चलो नीचे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ नीचे में आपको लिखना है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसे पहचानेंगे, जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे A भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और यहाँ पे आपका B भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपने प्रेशर क्यों लिखा, कंसंट्रेशन क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लिखा? कुछ लोगों के बल्ब अभी भी जलने के, भाई जला लो सारे के सारे बल्ब। कहना मुझे ये गैस है और गैस को क्या होता है, प्रेशर होता है, इसलिए मैंने भी क्या लिखा, प्रेशर लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, क्या ये सही है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ हो गया, चलो आगे बढ़ो। क्या ये सही है? नहीं रे बाबा, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। C के सामने में कौन सा नंबर है, W, C की पावर में भी क्या आएगा, W। D के सामने में कौन सा नंबर है, Z, D की पावर में भी क्या आएगा, Z। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। A के सामने में कौन सा नंबर है, X, A की पावर में भी क्या आएगा, X। B के सामने में कौन सा नंबर है, Y, B की पावर में भी क्या आएगा, Y। क्लियर है सबको? एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए ना। रिएक्टेंट का नेचर देख के पहले रिएक्शन को पहचानो कि कौन सी रिएक्शन है, फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बट प्रेशर है या नहीं है वो भी देखना, और स्टोइकियोमेट्री लिखना नहीं भूलना है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका KC नहीं आएगा, KP आएगा, क्योंकि ये प्रेशर के टर्म्स में तो KP आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या जाना,
यहाँ पे आप लोगों ने जो कुछ पॉइंट्स जाने वो ये पॉइंट जाना, सबसे पहली चीज़ जो भी आपका कंसंट्रेशन है C का, ठीक है, जो भी आपका कंसंट्रेशन है D का, ठीक है, जो भी आपका कंसंट्रेशन है A का और जो भी आपका कंसंट्रेशन है B का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन समझ गया हमको, क्योंकि अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो मैं समझ जाऊंगी भाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। लेकिन आप ये बताओ, आपने इक्विलिब्रियम वर्ड कहाँ से लाया? देखो भाई, यहाँ पे दो रिएक्शन के बीच में कौन सा एरो है? यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। इनके बीच में एरो कौन सा है? डबल एरो। और डबल एरो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम को। इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन का नाम भी क्या है? इक्विलिब्रियम। इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट का नाम भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ गए ना? तो रिएक्शन के बीच में, मतलब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डबल एरो का यूज़ किया है। डबल एरो मतलब ही इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है, इसलिए कांस्टेंट का भी नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन का भी नाम क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसी के साथ में आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका PC है, जो भी आपका PD है, PA है और जो भी आपका PB है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर को। ध्यान में रखना भाई, ध्यान में रखना सारे के सारे। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन होता है तो ठीक है भाई, P मतलब प्रेशर होता है, लेकिन गलती से भी ये चीज़ मत भूलना कि ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है, क्योंकि ये रिएक्शन भी तो इक्विलिब्रियम पे है ना, ये रिएक्शन में भी तो डबल एरो इन्वॉल्व है ना, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखना नहीं भूलना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई देखते हैं आगे। अब आपका आगे का पार्ट ये है कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोगों ने लिखना तो सीख लिया। इसका एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लोग दो वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग टोटल दो वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग टोटल 2 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 वेज टू एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं कौन सा वे है। पहला वे है आपका KC और सेकंड वे है आपका KP। पहला वे है KC और सेकंड वे है KP। ठीक है, जो भी KC होता है, KC का मतलब होता है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K और ये इसके नीचे में C आया है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। समझ गए ना सारे के सारे? तो K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके नीचे में C आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं बात करती हूँ KP की, अगर मुझे KP को डिनोट करना है कि भाई KP मेरा क्या होता है, अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा KP क्या होता है, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि KP क्या होगा। KP को भी रेड से लिखते हैं। KP का मतलब होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से एक बात पता है कि K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, यहाँ पे भी मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, लेकिन इसके नीचे C आ रहा है, इसलिए मैंने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखा है। अब इसके नीचे P आ रहा है। आप लोग ही मुझे बता दो, जब K के नीचे C आया तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि C फॉर कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पे P आए तो मैं क्या लिखूंगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान सुनना, जो भी आपका कोई भी रिएक्शन है, फॉर एनी रिएक्शन, एक पॉइंट आपको याद रखना है, फॉर एनी रिएक्शन, अगर आपको कोई भी रिएक्शन के लिए निकालना है, ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन जिसमें गैस भी आ रही हो, जिसमें गैस भी आ रही हो, जिसमें सॉलिड भी आ रहा हो, जिसमें लिक्विड भी आ रहा हो, you can always express the reaction in terms of Kp and Kc, in terms of Kp and Kc। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर किसी रिएक्शन में गैस है, किसी रिएक्शन में सॉलिड है, किसी रिएक्शन में लिक्विड इन्वॉल्व है, लेकिन आप किसी भी रिएक्शन को Kp और Kc दोनों टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब कहना मुझे ये है कि अगर आपको कोई रिएक्शन पेपर में दिए, ठीक है, अगर आपको पूछ रखा है कि Kp निकालो, तो आप Kp के टर्म्स में निकालेंगे, मतलब आप प्रेशर के टर्म्स में निकालेंगे।
बट अगर आपको केस ही पूछ रखा है तो आप उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालेंगे। आप जनरली किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि गैसेस के लिए प्रेशर होता है, सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन होता है, लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन होता है, ये एक जनरल चीज़ है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। और सेकंड है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो वहाँ पे आपका प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्शन आएगा। कोई भी रिएक्शन हो, चाहे जिसमें गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, आप सारे रिएक्शंस को Kp और Kc के टर्म्स में लिख सकते हो। चलिए देखते हैं इसी पार्ट को। चलिए भाई देखते हैं। मैंने आपको एक रिएक्शन दी है और रिएक्शन है आपकी ये वाली, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। आपको पूछ रखा है एक्सप्रेस दिस रिएक्शन, एक्सप्रेस दिस रिएक्शन in terms of Kp and Kc, in terms of Kp and Kc। आपको इस रिएक्शन को Kp और Kc के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा आपको बोल रखा है, ठीक है भाई। ध्यान में रखना, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, अगर आपको उसने Kp बोला है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के टर्म्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर उसने आपको Kc बोला है तो सिर्फ और सिर्फ आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन को आप दोनों वे से एक्सप्रेस कर सकते हो, भले वो वैसा नहीं भी होता होगा, लेकिन आप तो एक्सप्रेस कर सकते ना। अब आधे लोग बोलेंगे गैसेस में कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा, लेकिन सुनो भाई, भले वो कंसंट्रेशन नहीं आता है लेकिन आप एक्सप्रेस तो कर सकते हो ना थेरोटिकली, तो हम थेरोटिकली लिखना चाहते हैं। तो आधे लोग बोलेंगे यहाँ पे तो गैस है, फिर तो सिर्फ Kp आएगा, Kc नहीं आएगा ना, फिर Kc क्यों लिखा है? क्योंकि आप थेरोटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट वैसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है। थेरोटिकली तो लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो लिखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आती है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जिसके सामने कोई भी नंबर नहीं होता है उसके सामने कौन सा नंबर होता है? 1। जो भी चीज़ एरो के राइट हैंड साइड में आती है उसको क्या बोलते हैं भाई? हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपोज अगर मैं बात करती हूँ Kp की, Kp मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। लिख देते हैं भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kp का मतलब ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। और जो भी आपका Kc है उसी का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? समझ में आया कि प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमेशा हमारा फॉर्मूला बोलता है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट क्या है? NH3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ NH3। अब मैंने यहाँ पे प्रेशर ऑफ NH3 क्यों लिखा है? क्योंकि ये Kp है, मतलब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में लिखना है। और पहले क्या आता है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? जो एरो के राइट में आ रहा है, मतलब अमोनिया। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन रिएक्टेंट क्या है आपका? प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2। समझ गए ना सारे के सारे? तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब NH3 अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी है। सुनो भाई, सुनो आगे, सुनो सारे के सारे। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है? पावर में। नंबर कितना है? 2, तो यहाँ पे 2। N2 के सामने नंबर कितना है? 1, इसलिए N2 की पावर में भी आएगा 1। H2 के सामने नंबर कितना है? 3, इसलिए H2 की पावर में भी कितना आएगा? 3। समझ गए ना? चलिए अब लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। नाम ही बता रहा है कि आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है। चलिए लिखते हैं। अगर मुझे कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है, पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है भाई? प्रोडक्ट क्या है आपका? अमोनिया। अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एरो के लेफ्ट में आ रहे, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। समझ गए भाई सारे के सारे? क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी है। स्टोइकियोमेट्री कहाँ पे जाती है? पावर में। अमोनिया के सामने कितना नंबर है? 2, तो अमोनिया की पावर में भी 2। नाइट्रोजन के सामने कितना नंबर है? 1, तो नाइट्रोजन की पावर में भी 1, ठीक है भाई। और H2 के सामने नंबर कितना है? 3, तो H2 की पावर में भी कितना आएगा? 3। समझे या नहीं समझे?
मतलब अगर पेपर में कोई भी रिएक्शन आ गई और आपको कुछ भी दिया ही नहीं है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, या दिया है, तो आपको जो पूछ रखा है वो करना है। अगर सिर्फ केपी पूछा है तो आप सिर्फ केपी लिखेंगे, केसी पूछा है तो सिर्फ केसी, और दोनों पूछा है तो दोनों लिख सकते हैं। भले ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, भले प्रैक्टिकली गैस को कंसंट्रेशन नहीं होता है, बट थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ना। तो चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम प्रेशर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रेशर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। अब आगे का पार्ट ये है कि आप प्रेशर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। हम लोग देख रहे हैं हाउ टू एक्सप्रेस प्रेशर, कि हम लोग प्रेशर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस प्रेशर, हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे प्रेशर को। अब वो प्रेशर किसी का भी हो सकता है, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। मतलब हमको रिएक्टेंट का प्रेशर हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे या तो प्रोडक्ट का प्रेशर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दोनों के दोनों चीज़ें देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे का पार्ट आपका जो है वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करती हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इक्वल्स टू nRT होता है। सबको पता है चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से कि आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है मैम ये सारे टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमको नहीं पता, वो भी आप बता दो। चलिए देख लेते हैं ये सारे के सारे टर्म्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी P है, ये P जो है ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है। ये P क्या है, प्रेशर को डिनोट कर रहा है। जो भी आपका यहाँ V है, ये V आपके वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है भाई, जो भी यहाँ पे आपका N है, ये N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपका R है, R रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट को। जो भी यहाँ पे आपका T है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। ठीक है भाई, समझ गए ना सारे के सारे। तो बस यही वाली चीज़ है। तो जो भी आपके सारे के सारे टर्म्स है, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R मतलब गैस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर। क्लियर है भाई इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आगे आप लोगों ने क्या जाना, आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना भाई वो ये है कि अगर मैं इसी प्रेशर को लिखना चाहती हूँ तो मैं इसी प्रेशर को लिख सकती हूँ N/V × RT। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये N/V कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं किया भाई, इस V को नीचे लेके चले गए, इस V को यहाँ से नीचे लेके चले गए। क्यों लेके गए? अरे भाई मुझे प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखना है ना, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट चाहिए ना, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए ना, तो मुझे पहले प्रेशर लिखना पड़ेगा ना। अब अगर प्रेशर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे वॉल्यूम को भेज दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पे आपका N/V होता है, हमेशा याद रखना N/V का मतलब ही क्या होता है, N/V का मतलब कंसंट्रेशन होता है। ये भी आप चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे। तो N/V, V का ही मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो भाई आप इस N/V को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसी चीज़ को C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगा, यहाँ पे RT आएगा और यहाँ पे P आएगा। समझे या नहीं समझे भाई? बस मैंने यहाँ पे इतना जाना कि आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब PV इक्वल्स टू nRT होता है। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब गैस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये जो V है इसको मैं नीचे क्यों भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर का वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको नीचे भेज दिया। तो ये N/V हो गया और N/V का मतलब ही क्या होता है, C, और C का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो N/V की जगह पे मैंने C लिख दिया। बाकी ये RT एज इट इज़ और ये प्रेशर भी एज इट इज़। चलिए आगे बढ़ते। अब आगे का पार्ट आपका जो है वो ये है कि सपोज़ अगर आपको निकालना है प्रेशर ऑफ A, अगर सपोज़ आपको प्रेशर ऑफ A निकालना है, सपोज़ आपको प्रेशर ऑफ B निकालना है, सपोज़ आपको प्रेशर ऑफ C निकालना है और सपोज़ आपको प्रेशर ऑफ D निकालना है। कितने भी प्रेशर आ सकते हैं, कितने भी टर्म्स के प्रेशर आ सकते हैं। चलो आपको प्रेशर ऑफ E निकालना है तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। सब देखेंगे भाई, सब देखेंगे, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर करना है मुझे। ठीक है, अब प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई, CRT। C मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन भाई। चलिए देखते हैं हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ज़रा ध्यान देना। इस प्रेशर का मतलब क्या रहेगा, कंसंट्रेशन इनटू RT। देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे प्रेशर का मतलब CRT होता है ना, तो प्रेशर लिखा, प्रेशर के नीचे कंसंट्रेशन के नीचे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। क्यों?
क्योंकि कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते और आर के जगह पे आर, टी के जगह पे टी। अब भाई आप लोग ही मुझे ज़रा बता दो, यहाँ पे ए है, ए प्रेशर ऑफ ए है तो कंसंट्रेशन भी किसका आएगा? ए का। समझ गए ना? अगर प्रेशर ए का निकालना है तो कंसंट्रेशन भी तो ए का ही आएगा ना भाई। समझ गए ना सारे के सारे? चलो अब अगर मुझे प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो सबसे पहले कंसंट्रेशन इंटू आर टी। मुझे प्रेशर ऑफ बी निकालना है बी, तो कंसंट्रेशन भी मैं किसका लूँगी? बी का। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे प्रेशर ऑफ सी निकालना है, मैं हर जगह पे इस तरीके से बिल्कुल फ्रेम तैयार कर देती हूँ मेरी आरटी की, बिल्कुल इस तरीके से मैं फ्रेम तैयार कर देती हूँ। तो मैंने बिल्कुल एक जैसी फ्रेम हर जगह पे तैयार कर दी। कंसंट्रेशन के जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ही कंसंट्रेशन है। जब ए था तो ए आया, बी था तो बी आया, सी रहे सी तो कंसंट्रेशन भी किसका आएगा? सी। अगर डी है तो कंसंट्रेशन डी का आएगा, और अगर ई है तो आप लोग ही सारे के सारे मुझे बता दो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ई आएगा। समझ गए ना भाई सारे के सारे? तो बस यही वाली चीज़ें हैं। और जो भी यहाँ पे आपके ए बी सी डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके कंसंट्रेशन को। तो बस इतनी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे प्रेशर का वैल्यू मिला, और वो भी किसके टर्म्स में मिला? कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो ये सारा का सारा आपका बड़ा सा एक्सप्रेशन है जो आपको बता रहा है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। बहुत काम का एक्सप्रेशन है ये, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ए है तो ए लिखो, बी है तो बी लिखो, बाकी आर टी तो एज इट इज़ है भाई। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो ये है कि मैम प्रेशर और कंसंट्रेशन का तो आपने हमको रिलेशन बताया, ठीक है भाई, प्रेशर और कंसंट्रेशन का तो आपने हमको रिलेशन बताया, ठीक है भाई, ये तो ठीक है, समझ गया मैम, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया कि प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हमने देख भी लिया। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, अब जैसे आपको प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में तो रिलेशन पता है भाई, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये आता है जैसे प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में कुछ रिलेशन है, प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में कुछ रिलेशन है, वैसे के पी और के सी के टर्म्स में भी तो कोई रिलेशन होता होगा ना। ज़रा देखो यहाँ पे प्री है एंड पी फॉर क्या होता है? प्रेशर। यहाँ पे सी है, सी फॉर क्या होता है? कंसंट्रेशन। आज से आप लोग सी फॉर कैट मत बोलना, सी फॉर कंसंट्रेशन बोलना, और पी फॉर पीकॉक भी मत बोलना, पी फॉर प्रेशर बोलना। अब आपको प्रेशर और कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो ये रिएक्शन दिए, ठीक है भाई। अब प्रेशर और कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिलेशन भी मिल गया, लेकिन अगर आपको केपी और केसी के टर्म्स में रिलेशन पूछ लिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। दिमाग में क्वेश्चन आता है जब प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन है तो इन द सेम फैशन केपी और केसी के बीच में भी तो कोई रिलेशन होगा ना। चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना आखिर केपी और केसी के टर्म्स में रिलेशन क्या होता है, केसी और केपी के टर्म्स में रिलेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अभी हम लोगों को चेक करना है रिलेशनशिप, वो भी किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, केपी और केसी के बीच में हमको रिलेशन देखना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेशर और कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखे थे, वही प्रेशर और कंसंट्रेशन यहाँ पे, बस उनके ऊपर क्या लगा दिया? के लगा दिया, के मतलब ही वो क्या हो गया? केपी और केसी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलेशन है वो डायरेक्टली याद करो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन लिखूंगी फिर लास्ट में डिराइव करेंगे, फिर आपको पता चलेगा अरे यार मैंने तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन याद करना था। तो टेंशन मत लो, ये डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, फालतू में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो प्रूफ आया है वो काम का है। अब प्रूफ क्या है वो बताओ ना। चलिए देखते हैं ना भाई, क्या है प्रूफ? के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। दिमाग में क्वेश्चन आएगा अरे बुक में तो मैम डेल्टा एन जी नहीं है, बुक में तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एन है, फिर आप डेल्टा एन जी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कुछ मीनिंग है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो याद रखना, अगर बुक में डेल्टा एन है तो आप डेल्टा एन मत लिखो, वो एक्चुअली गलत है। वहाँ पे क्या लिखते हैं? डेल्टा एन जी लिखते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही चीज़ 12th में आएगी, फिर अभी आप डेल्टा एन पढ़ लोगे और 12th में डेल्टा एन जी रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए वो डेल्टा एन जी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेल्टा एन लिखो डेल्टा एन जी लिखो, बट ज़्यादा बेटर है डेल्टा एन जी लिखो क्योंकि वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के पी क्या है? के पी है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर।
Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट अभी देखा था। T क्या है? टेम्परेचर। और डेल्टा Ng क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा Ng जो होता है, डेल्टा Ng इसका फॉर्मूला आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट। याद रखना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। समझ गए ना भाई सारे के सारे। तो बस यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये है कि जो भी आपका डेल्टा Ng होता है, इसके नीचे मैंने G क्यों लगाया? कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ भी आपका गैसियस है और यहाँ पे भी आपका गैशियस है, दोनों तरफ आपका गैशियस है, इसलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। पहले हमेशा प्रोडक्ट आता है, इसलिए मैंने भी पहले प्रोडक्ट ही लिखा है, और बाद में हमेशा रिएक्टेंट आता है, इसलिए मैंने भी बाद में रिएक्टेंट ही लिखा है। समझ गए ना सारे के सारे। अब डेल्टा Ng के कैलकुलेशन में बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे भी नहीं पता क्यों होती है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे तो आपको करवाना है ना करेक्ट वो मिस्टेक को। अगर सपोज़ मैंने दो रिएक्शन कंसिडर किए, A + B गिव C, A + B गिव C मुझे निकालना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर मुझे डेल्टा Ng निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, ठीक है। मुझे ये भी बात पता है कि जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट में आती है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और मुझे ये भी पता है कि जो भी चीज़ एरो के राइट हैंड साइड में आती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो, जिसके भी सामने कोई भी नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है? 1 होता है। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? वो है जो एरो के राइट में आता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? C है। तो C के सामने में कितना नंबर है? 1, तो मैंने 1 लिख दिया, ये आपके प्रोडक्ट का हुआ, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट तो यहाँ पे 2 है, तो A के सामने में कौन सा नंबर है? 1, तो 1। B के सामने में कौन सा नंबर है? 1। फिर से समझ लो इस चीज़ को, अभी भी किसी लोगों के नहीं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। कहना मुझे ये है Kp का मतलब Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng होता है, ठीक है। आगे मुझे ये बताना है कि जो भी आपका डेल्टा Ng होता है, इस G का मतलब होता है ओनली गैसेस, सॉलिड और लिक्विड कभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा Ng का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे प्रोडक्ट C है, C के सामने में 1 नंबर है, इसलिए प्रोडक्ट का वैल्यू है 1, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, ये 1 इसलिए 1 + 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 - 1 + 1 कितना होता है? 2, और 1 - 2 कितना होता है? -1। तो यहाँ पे आपके डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? -1। अब आधे लोग बोलेंगे ये तो कितना आसान था, इसको क्यों बता रहे थे इतना डिफ़िकल्ट है। अरे भाई ये तो आसान सा क्वेश्चन था, एकदम ईजी वाला था। ईजी वर्जन पहले लिया ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब हम लोग थोड़ा सा कहाँ पे जाएंगे? हायर वर्जन पे, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं हायर वर्जन को। ये तो इजी वर्जन था, ये तो कोई बच्चा भी खेल लेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चलिए देखते हैं। देखो एक बार फिर से देख लो, ये प्रोडक्ट है तो 1, रिएक्टेंट क्या है? 2 है, इसलिए 1 + 1, बीच में माइनस का साइन। समझ गया। एक बात ये भी याद रखना है, कुछ लोग सोचते हैं नंबर ऑफ मोल्स कभी नेगेटिव नहीं आते, वो तो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। भाई याद रखना है, गैसेस के लिए वो नेगेटिव भी आ सकते हैं, याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आया तो नहीं, नेगेटिव थोड़ी आता है, कभी पॉजिटिव आता है, आप उसको अपने मर्जी से पॉजिटिव कर दोगे, ऐसा मत करना भाई, गलत हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में ये सारे कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स, स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री, उसमें आपको ये पूरा कैलकुलेशन आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन मैं जो कंसिडर कर रही हूँ वो ये है, A + B गिव्स C + D, ये आपकी रिएक्शन है। यहाँ पे चलो मैं आपको कुछ लिख देती हूँ। यहाँ पे चलो मैंने लिख दिया है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 और 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रा ध्यान देना, ये आपका गैस है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, और ये आपका गैस है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी मुझे वही काम करना है। क्या काम करना है भाई? डेल्टा Ng का कैलकुलेशन। डेल्टा Ng का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट में आती है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जो भी चीज़ एरो के राइट में आती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। बस भाई वही चीज़ थी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या था ज़रा ध्यान दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब वो जो एरो के राइट में आता है, मतलब सी और डी। तो 1 और यहाँ पे भी क्या है? 1। ठीक है भाई, तो 1 + 1। अब मैंने यहाँ 1 + 1 क्यों लिखा है? क्योंकि प्रोडक्ट 2 है, 1 + 1। ठीक है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है। माइनस पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लिख दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये दोनों थे तो 1 + 1 लिख दिया। माइनस क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब ज़रा मेरी बात सुनो, क्या ये बी गैस है? नहीं, ये तो सॉलिड है। तो क्या हम इसका नंबर ऑफ मोल लेंगे? नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ मेंशन पता है क्या करते हैं? जब उनको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिखना होता है तो ये सोचते हैं कि 1 + 2 तो मैं लिखूंगा ना। अब 1 + 2 क्यों लिखते हैं? वो सोचते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। उनको फॉर्मूला पता है फिर भी गलती करते हैं। अब प्रोडक्ट में C + D है, 1 + 1 है तो लिख दिया, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में वो 1 + 2 यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों ऐसा भाई, क्यों रॉन्ग है? अरे भाई क्या ये बी गैस है? नहीं, ये तो सॉलिड है। और क्या कभी सॉलिड का नंबर ऑफ मोल हम लोग लेते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाम ही क्या है? डेल्टा एन जी। नाम ही क्या है? डेल्टा एन जी। वो खुद बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल सिर्फ और सिर्फ गैस के लेने के, क्योंकि मेरा नाम ही है भाई डेल्टा एन जी। मेरे नाम के नीचे में ही आता है जी। तो गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट हिस्स लेने के। भाई ये तो सॉलिड है, अब इसको थोड़ी कंसिडर करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1। गलती से भी 3 मत बोलना, क्योंकि ये सॉलिड है, इसको नहीं लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। समझ गए ना? ये मिस्टेक पॉइंट होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो कोई भी कर लेगा। ये थोड़ी पेपर में आएगा, पेपर में तो ऐसे आता है। चलिए 1 + 1 2, 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आपके डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 आया। अब डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग गैसेस के लिए निकाल रहे हैं। गैसेस के लिए वो कुछ भी हो सकता है। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए आगे का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सपोज मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का लेती हूँ, A + B गिव्स C + D। ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है। इनके नंबर ऑफ मोल्स भी दे रहे थे एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, ज़रा ध्यान देना, कभी भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी पकड़े जैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो, आपको सब आता है। ऐसा नहीं करना है, आपको चेक करना है कि गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, क्योंकि आपको तो डेल्टा एन जी निकालना है और जी खुद बता रहा है कि वहाँ गैस ही आएगा। अब यहाँ पे चलो नंबरिंग देंगे। नंबरिंग यहाँ पे चलो मैं दे देती हूँ भाई, यहाँ पे देती हूँ 3, यहाँ पे मैं आपका नंबरिंग दे देती हूँ लेटस से 2, यहाँ पे मैं दे देती हूँ आपका नंबरिंग 4 और यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देती हूँ 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से पता है, जो भी एरो के लेफ्ट में आता है वो आपका क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। जो भी एरो के राइट में आता है वो आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है भाई, अब मुझे डेल्टा एन जी को कैलकुलेट करना है। डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब वो जो एरो के राइट हैंड साइड में आता है। तो C और D आपके यहाँ प्रोडक्ट है। चलिए आधे लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो 4 + 2 6 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आप ही गलती मत करना, गलती करने वाले उनको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? अरे भाई ये तो लिक्विड है ना, लिक्विड का क्या नंबर ऑफ मोल लेंगे? नहीं, तो इसका नंबर ऑफ मोल नहीं लेंगे। गलती से भी आप 4 + 2 6 मत बोलना, ज़रा चेक करना। गैस तो सिर्फ D है ना, C तो लिक्विड है भाई, C थोड़ी गैस है। तो C के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे क्या? नहीं लेंगे, तो D के लेंगे। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए फिर? 4 हुए, 6 हुए या 2 हुए? 2 हुए। समझ गए ना सारे के सारे? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 ही हुए। क्यों? क्योंकि D ही आपका गैस है तो लिक्विड है। चलिए माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब वो जो एरो के लेफ्ट में आते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे रिएक्टेंट के तो 3 + 2 5 होते हैं, लेकिन आप ये मिस्टेक गलती से भी मत करना। क्यों? अरे भाई B तो लिक्विड है ना, B थोड़ी गैस है। तो क्या हम B के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे? नहीं रे बाबा। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि B लिक्विड है, B गैस थोड़ी है।
बी के नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेंगे, डायरेक्ट काट डालने का उसको। तो क्या बचा फिर ए, क्योंकि ए तो गैस है ना। कितने हैं भाई 3, 2 - 3 कितना होता है -1। गलती से भी नेगेटिव साइन का गलती मत करना, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा जो चैप्टर नंबर 4 में आपको आने वाला है थर्मोडायनेमिक्स में। समझे या नहीं समझे भाई? लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं आपका प्रॉब्लम नंबर 12.2 और 12.3 जो बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो आपको दे रखा है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 180 के ऊपर में। चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने पेज नंबर 180 के प्रॉब्लम नंबर 12.2 को सबसे पहले, और बाद में फिर फॉलोड बाय प्रॉब्लम नंबर 12.3। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। चलिए भाई करते हैं इस प्रॉब्लम को सारे के सारे। इस प्रॉब्लम में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, और रिएक्शन क्या है चलिए देखते हैं उस रिएक्शन को। प्रॉब्लम नंबर 12.2, प्रॉब्लम 12.2 पे एक रिएक्शन दे रखी है, और वो रिएक्शन के हिसाब से ये है कि जो भी आपका N2 है, N2 के अंदर में जब हम लोग थ्राइस ऑफ H2 डालते हैं तो उससे आपको ट्वाइस ऑफ NH3 मिलता है। ये है आपका प्रॉब्लम। N2 भी आपकी गैस है, हाइड्रोजन भी आपकी गैस है, और अमोनिया भी आपकी गैस है, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब आपको क्वेश्चन में ये बताया N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। इनके नीचे में गैसेस है, मतलब ये सारे के सारे गैसेस स्टेट में इन्वॉल्व है, और ये आपकी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पर। आपको पूछ रखा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड Kc। मतलब आपको यहाँ पे ये बोल रखा है कि आपको Kp और Kc का रिलेशन देना है। Kp एंड Kc का आपको इस रिएक्शन के अंदर में रिलेशन दिया है। उसने क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा है एक्चुअली, वैसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए था कि Kp और Kc का रिलेशन बताओ। चलिए देखते हैं भाई Kp और Kc का रिलेशन। अब यहाँ पे Kp और Kc का रिलेशन क्या है मुझे कैसे पता? चलो भाई करते हैं आगे के पार्ट। सबसे पहले अगर आपको Kp और Kc का रिलेशन चाहिए तो सबसे पहले आपको डेल्टा Ng कैलकुलेट करना पड़ता है, समझ गए ना? तो चलिए निकालेंगे डेल्टा Ng को। सबसे पहले हमको हमेशा डेल्टा Ng निकालना पड़ता है, और डेल्टा Ng का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसियस प्रोडक्ट, जो भी चीज़ एरो के राइट में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो राइट में आपका अमोनिया आ रहा है, मतलब अमोनिया आपका प्रोडक्ट है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, तो मैंने लिखा 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भाई आपके 2 है, जिसके भी सामने कोई नंबर नहीं होता है उसके सामने कौन सा नंबर होता है? 1। अब यहाँ पे सारे के सारे गैसेस है, मतलब आपको किसी को भी काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट में तो आपने लिख दिया 2। अब मुझे लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे 2 है, तो एक है 1 और एक है 3, तो 1 + 3। ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं। 2 - 1 + 3 कितना होता है? 4। 2 - 4 कितना होता है? -2। तो यहाँ पे आपका डेल्टा Ng का वैल्यू आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक में है ना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर दे रखा है, आपको ये लंबे चौड़े प्रोसीजर से जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अगर लंबा चौड़ा प्रोसीजर आगे वाले को दिखाने के लिए आप करना चाहते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा और मार्क्स 0 मिलेंगे फिर। इसलिए उससे अच्छा है वो लंबे चौड़े प्रोसीजर में मत पढ़ो, डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करो। और कैलकुलेशन करते वक्त आपको अपने माइंड को याद दिलाना है कि पहले डेल्टा Ng निकालेंगे तभी रिलेशन निकालने का। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कैसे भी पहले रिलेशन निकाल रहे, फिर बाद में पता चला अरे बाप रे मैंने तो डेल्टा Ng निकाला ही नहीं था। ऐसी गलती नहीं करना है। चलो डेल्टा Ng निकल गया। अब रिलेशन यू लिख सकते हैं भाई। यू कैसे लिखेंगे? चलो देखो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या है? Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा Ng, यही आपका रिलेशन है। रिलेशन क्या है भाई? Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा Ng, वही लिख दिया। और डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है भाई? -2। डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? -2। तो ये निकल गया आपका एक्सप्रेशन। समझे या नहीं समझे भाई सारे के सारे? तो ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 12.3 को। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 12.3 को। प्रॉब्लम 12.3 क्या बोलता है? अब आपको प्रॉब्लम नंबर 12.3 में क्या बोल रखा है, वहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी है, और रिएक्शन दी है आपको H2। रिएक्शन क्या दी है भाई? रिएक्शन दी है आपको H2 + I2। H2 + I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। ये आपकी रिएक्शन है। यहाँ पे भी आपको H2 गैस है, I2 गैस है और HI गैस है। ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको वो यही पूछना चाहता है कि Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है।
Kp एंड Kc के बीच में क्या रिलेशन है वही आपको वो पूछना चाहता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ हमेशा से एरो के राइट में आती है उसी को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट में आती है उसी को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जिसके सामने कोई नंबर नहीं होता उसके सामने कौन सा नंबर होता है? 1 होता है। जिसके सामने कोई नंबर नहीं होता उसके सामने कौन सा नंबर होता है? 1 नंबर होता है। समझ गए ना भाई? चलिए आगे बढ़ते। अगर आपको Kp या Kc का रिलेशन पूछ रखा है सबसे पहले हमेशा किसको निकालेंगे? डेल्टा Ng को। समझ गए ना भाई सारे के सारे? चलो डेल्टा Ng को निकालते हैं जल्दी से। डेल्टा Ng का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। गैसियस प्रोडक्ट सारे के सारे पहले चेक कर लो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाँ भाई तीनों के तीनों मेरे क्या है? तीनों के तीनों गैस है, गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसियस प्रोडक्ट HI आपके एरो के राइट हैंड साइड में आ रहा है, मतलब HI आपका प्रोडक्ट है। इसके आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई? HI के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब दोनों के दोनों गैसेज है, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को आपको लिखना है, किसी को भी काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्टेंट 2 है, एक का है 1 और दूसरे का भी क्या है? 1। तो प्रोडक्ट में 2 थे इसलिए 2 माइनस माइनस रिएक्टेंट 2 है इसलिए 1 + 1। ठीक है भाई, चलो 2 - 2, 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 - 2 कितना होता है? 0 होता है। याद रखना भाई, जो भी आपका डेल्टा Ng है ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस है, गैसियस। अब गैसियस के लिए मतलब एक गैसेस के लिए 0 भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके चलिए, अब डेल्टा Ng वाला तो काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपको क्या निकालना है? आपको डेल्टा Ng निकालना था क्या? नहीं, आपको तो Kp और Kc का रिलेशन निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Kp का फॉर्मूला क्या होता है? Kp = Kc × RT की पावर, Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा Ng। अब यहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? 0, तो आप यहाँ पे किसका वैल्यू लिख देंगे? 0। अब आप लोग ही मुझे बता दो, एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0, कोई भी चीज़ दुनिया की अगर आ जाए उसके पावर में अगर 0 आ जाए तो उसी का मतलब क्या होता है? 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1। चलिए भाई, ये हुआ आपका Kp, ये हुआ आपका Kc। अब ये एनीथिंग है, जब भी किसी भी चीज़ के पावर में 0 आता है तो उसको 1 बोलते हैं। अब यहाँ पे RT की पावर में 0 आया है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? 1। और 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए Kp = Kc ये आपका रिलेशन आया है। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में भी देखने को मिल सकते हैं, समझे या नहीं समझे? तो अगर डेल्टा Ng 0 आया इसका मतलब ये नहीं कि आप Kp का वैल्यू 0 कर देंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई, याद रखना है डेल्टा Ng का वैल्यू 0 है तो लिखो ना 0, क्या जाता है। अब एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 होता है, इसकी पावर में भी 0 तो 1 आएगा। 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। लो भाई सारे के सारे आपका इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और अब आगे हम लोग देखने वाले हैं आपके जो भी इक्विलिब्रिया होते हैं उसके टोटल कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए भाई देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। अब जो भी आपकी इक्विलिब्रिया है, जो भी आपका इक्विलिब्रिया है भाई, उसको हम लोग 2 वे में टोटल क्लासीफाई करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन आपका किस बेसिस पे कर रखा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो क्लासिफिकेशन है आपका वो कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फेजेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेसेस के हिसाब से। फेसेस मतलब ही क्या होता है? अरे भाई अपना चेहरा नहीं, तो आप लोग सोचेंगे अपने चेहरे के हिसाब से, मतलब फेजेस के हिसाब से, तो अलग अलग लुक देने रखेंगे। ऐसा नहीं करना। ये फेजेस मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपके फेजेस होते हैं। अपना फेस नहीं रे बाबा, वो तो FACES है, ये PHASES है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो भी आपका है फेजेस रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उस बेसिस पे आप इक्विलिब्रिया को क्लासीफाई कर रहे हो। अब पहला टाइप इक्विलिब्रिया का होता है भाई होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्या होता है भाई? पहला टाइप आपका होता है क्या?
होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। अब आप लोग ही मुझे बता दो, अगर एक है होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, होमो का उल्टा क्या होता है? हेट्रो। इसलिए सेकंड वाला नाम क्या रहेगा? यस, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होता है भाई आपका सेकंड टाइप का इक्विलिब्रिया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे सारे के सारे। अगर मैं बात करती हूँ होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द इक्विलिब्रियम स्टेट in which all the reactants and products are in same phase is called as what? Homogeneous equilibria. Is called as what? Homogeneous equilibria. समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? समझाती हूँ, थोड़ा सा रुको। यहाँ पे भी लिख लेते इसका भी डेफिनेशन। द इक्विलिब्रियम स्टेट in which all the reactants and products are in different phase is called as heterogeneous equilibria। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया बोलते हैं। समझे या नहीं समझे भाई? अरे भाई समझाया नहीं तो समझे कहाँ से? अभी तक तो मैंने समझाया ही नहीं है, अब समझाते हैं इस चीज़ को। सबसे पहली बात, बुक में डेफिनेशन एकदम ख़राब तरीके से दे रखी, क्या घुमा फिरा के दे रखा, समझा ही नहीं मुझे। कैसा लिखते हैं यार वो लोग। लेकिन आप डेफिनेशन को इस तरीके से फ्रेम करोगे, ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किए। बुक में तो इतने ख़राब तरीके से डेफिनेशन लिखी है, ना पढ़ के मुझे समझेगा ना पढ़ के आपको। क्या लिखूंगे पेपर में अगर डेफिनेशन आया तो ये आपको डेफिनेशन नोट डाउन करना है। नोट्स बनाते वक्त ऐसा नहीं कि पहले होमोजीनियस लिखेंगे फिर हेट्रोजीनियस, हमेशा कंपेयर करके स्टडी करो, जिससे समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए आगे देखो ज़रा, आगे देखो जल्दी से। यहाँ पे क्या बोल रहा है? होमो। आप लोग ज़रा बताओ, होमो मतलब होता है एक जैसा, मतलब सेम। हेटेरो, नाम ही है हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग अलग। हेटेरो का मतलब क्या होता है भाई? अलग अलग। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे फेज में है? सेम फेज में, सेम फेज, क्योंकि नाम ही क्या है? होमोजेनियस। तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। अब अगर मैं बात करती हूँ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की, हेट्रोजीनियस का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग। मतलब आपका एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कैसे है? वो डिफरेंट फेज में है, इसलिए उसका नाम भी क्या है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। कुछ लोग बोलेंगे अरे हमको एग्जाम्पल तो दो। अरे भाई देखो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होता है वो देखेंगे भाई। एग्जाम्पल क्या होता है? आ जाओ सारे के सारे। H2 + I2 gives twice of HI। इसको घुमा के भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इक्विलिब्रियम का साइन है। यहाँ पे ये मैंने लिख रही हूँ गैस और गैस। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं NH3, एक सेकेंड, NH3 + Cl2 gives twice of NH4Cl। अब रिएक्शन बैलेंस हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करवा सकते हो, उससे फ़िलहाल हमको कोई लेना देना अभी नहीं है। ये आपका गैस है, ये आपका गैस है भाई, ये आपका गैस है और ये आपका सॉलिड है। अब ज़रा ध्यान देना, इस रिएक्शन के अंदर में क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? हाँ मैंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे सेम फेज में। अगर एक गैस है तो सारे के सारे गैस में, सारे के सारे सेम फेज में। अगर एक सॉलिड है तो सारे के सारे सॉलिड में रहेंगे, एक लिक्विड है तो सारे के सारे लिक्विड में रहेंगे। मतलब आपके सारे के सारे फेजेस यहाँ पे कैसे हैं? सेम। इसलिए नाम भी क्या है? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। हर चीज़ आपकी गैस में है। यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे रिएक्टेंट तो गैस में है बट प्रोडक्ट कहीं में आ गया? सॉलिड में आ गया। क्या आपके फेज सेम है? नहीं, कुछ गैस है कुछ सॉलिड है, अपनी मन मर्जी चल रही है यहाँ पे।
मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है भाई। यहाँ पे कुछ गैस है, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, अपने मर्जी से कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो क्या फेजेस सेम है? नहीं, फेजेस तो अलग अलग है, वैरायटी है भाई, वैरायटी। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से सारे के सारे लाइक करो, फटाफट से लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।